साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो काम किया है उससे इस देश के जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो सकते में है। ज्ञानेश कुमार जी ने जो काम किया है दोस्तों, उसे जानकर आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने टीएन शेषन, जब भी इस देश में चुनाव आयुक्त की बात होती है ना, तो टीएन शेषन का नाम याद किया जाता है। उनको भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो राहुल गांधी हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर हमला करते हैं, इस देश में मतदान की पद्धति पर सवाल उठाते हैं, चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करते हैं, इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोस्तों वो फैसला किया है जिसके बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। ये जो राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते थे ना, इस बार भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार कुछ ना कुछ उटपटांग सवाल उठा रहे थे। अब चुनाव आयोग ने दोस्तों एक ऐसा फैसला किया है जिसके बाद से इन सवालों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जो ये बार बार पारदर्शिता की बात करते हैं ना, अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में ही ला दो। आपको कुछ भी जानना है, बस खोलिए इंटरनेट, अपना देखिए और सब पता चल जाएगा। लेकिन इस पारदर्शिता से दिक्कत किसको है दोस्तों? जरा सोचिए। मोदी सरकार को दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत उन लोगों को है जो गलत तरीके से इस देश के लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से चुनाव को जीतना चाहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जानते कहां हो रहा है? ये बिहार चुनाव में हो रहा है। लेकिन इसकी गूंज ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक दिख रही है। भयंकर उलटफेर दोस्तों। आप ये समझ लीजिए कि आज के समय में भारत के चुनावी इतिहास में इतना क्रांतिकारी कदम किसी ने नहीं उठाया होगा। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, टीएन शेषन के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी ज्ञानेश कुमार ने जो काम किया है वो न भूतो न भविष्यति है। उससे करोड़ों मतदाता, सिर्फ बिहार की बात कर दूं दोस्तों, करोड़ों मतदाता प्रभावित होंगे। और ये जो पश्चिम बंगाल चुनाव में ना, जो बाहरी घुसपैठियों के सहारे ये सोच बना दी गई है कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता, वो सब कुछ धूमिल पड़ने वाला है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, न भूतो न भविष्यति। भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा कदम दोस्तों, सबसे बड़ा कदम। और ये आप मान कर चलिए कि राहुल गांधी जिस प्रकार से चुनाव आयोग को छेड़ते थे, उसी का ये कदम है। एक और बात आपको सामने जोड़ देता हूं कि अगर यही काम मोदी सरकार करती ना, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। यहां तो चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। आज की कहानी दोस्तों वास्तव में भारत के लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी कहानी आप समझ लीजिए। इतना बड़ा उलटफेर, मैं तो आपको अभी आंकड़े दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले से कितना आप सहमत हैं, असहमत हैं, आप अपने कमेंट के साथ बताइएगा। पहला कमेंट तो आप सभी को जय सिया राम, इसी कमेंट के साथ दोस्तों। और हाँ, एचबी मेलोडी दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है आपातकाल का गीत तो ज़रूर देखिए। और अगला गीत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और एकादशी, इन दोनों पर तैयार कर रहा हूं दोस्तों। आप जिसे चाहेंगे उसे ही अपलोड करने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। और पिंड भी कर दिया है दोस्तों कमेंट में। सबसे पहले आपको चेहरा दिखाता हूं दोस्तों, देख लीजिए। ये चेहरा आने वाले दिनों के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है। ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, 17 फरवरी 2025 को, इसी साल, इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी संभाली। जो भारत सरकार ने नया कानून बनाया है ना कि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, उसके तहत भी ये पहले
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनको नियुक्त किया गया है नए कानून के तहत, और इनका कार्यकाल जानते हैं कब तक है, ये भी आपको बता देता हूं, 26 जनवरी 2029 तक। यानी लोकसभा चुनाव जो अगला होने वाला है 2029 में, तब तक ये इनका कार्यकाल खत्म होगा और कुछ ही दिन के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। यानी पूरी की पूरी जो आधारभूत तैयारी है वो इन्हीं को करनी पड़ेगी अगले लोकसभा चुनाव के लिए। उसके बाद ज्यादा दिन का वक्त भी नहीं मिलेगा। यह है असली कहानी। तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इन्हीं का फैसला है जिससे मैं आपको टीएन सेशन की तुलना भी कर रहा हूं। एक और बड़ी खबर आपको दिखा देता हूं मुख्य खबर पर आने से पहले। अभी पिछले महीने की खबर है दोस्तों, ये देख लीजिए। जान ले भारत, पैन आधार अब नहीं पहचानी दस्तावेज। ये खबर कितना महत्वपूर्ण है वो आप समझ लीजिए दोस्तों। ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने पिछले महीने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उस फैसले में यह कहा कि अब कोई भारतीय नागरिक है या नहीं है, इसका आधार पैन कार्ड और आधार कार्ड से तय नहीं होगा। वो जानती है सरकार कि लोग कहीं से भी 2-4 पैसे देके पैन कार्ड आधार कार्ड बना लेते हैं, अब इससे तय नहीं होगा। तो किससे तय होगा? 2 दस्तावेज, एक तो मतदाता पहचान पत्र वोटर आई कार्ड, और दूसरा पासपोर्ट। पासपोर्ट में तो आप जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वोटर आई कार्ड से तय होगा। यानी वोटर आई कार्ड पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है। यह पिछले महीने की बात बता रहा हूं आपको, पुरानी नहीं है। यानी चुनाव आयोग के पास एक ऐसी जिम्मेदारी बढ़ गई निर्वाचन आयोग के पास, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, संवैधानिक फैसला, और इसका एक्सपेरिमेंट बिहार से शुरू होने जा रहा है। जानते हैं क्या हो रहा है? बिहार में इंटेंसिव रिवीजन। एक तो सामान्य होता है, हाँ भैया कौन नए वोटर कार्ड बढ़ गए, चलो आ जाओ, फॉर्म भरो, फोटो खिंचाओ, आपको वोटर कार्ड मिल गया। ये इंटेंसिव रिवीजन कितने साल बाद हो रहा है जानते हैं? 23 साल के बाद। 2025 चल रहा है, यानी 23 साल, यानी 2002 में आखिरी बार बिहार में इंटेंसिव रिवीजन किया गया। अब इस इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या है, जरा उसको भी आपको समझा देता हूं। इस समय बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ और 89 लाख है। 7 करोड़ 89 lakhs इतने मतदाता हैं। और जो नया इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है दोस्तों, उसमें क्या होगा जरा मैं बताता हूं। कट ऑफ डेट माना गया है 1 जनवरी 2003। उस समय तक 4 करोड़ 96 लाख मतदाता थे। अब जब इंटेंसिव रिवीजन होगा तो उसमें जो ये 4 करोड़ 96 लाख मतदाता हैं, उनको कहा जाएगा अपना फॉर्म भरिए, जमा कर दीजिए, आप तो स्वाभाविक मतदाता हैं ही। लेकिन जो बच गए, यानी करीब करीब 3 करोड़ मतदाता, 2.25 करोड़ मतदाता, उनको अब बहुत ही बारीकी से उसकी जांच की जाएगी और उसके दस्तावेज बड़े गंभीर होंगे। यानी ये 3 करोड़ मतदाता, इनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये भारत के ही नागरिक हैं या नहीं हैं। इतना बड़ा फेरबदल है दोस्तों, आप समझ लीजिए। 5 करोड़ मतदाताओं के लिए तो ठीक है कि आप रहे ही होंगे, लेकिन जो बाकी 2.25 करोड़ हैं, उनको अब कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी चुनाव तो नवंबर में ही है बिहार में। इसमें तो बहुत बड़ा फर्क तो दिखेगा, जो मुस्लिम वोटरों के सहारे, और इसमें बहुत भारी संख्या में विदेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उन सब की छटनी होने वाली है। लेकिन बात यहीं अटकी नहीं है। जो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है ना, नस तो कहीं और दब रही है। दर्द हो रहा है बंगाल में। ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखला उठी है। वो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही हैं। और ये जो चल रहा है ना दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये बिहार से तो शुरू होगा,
लेकिन अगले साल जो 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, वहां पर भी होगा। फिर उसके बाद पूरे देश में होगा। और इसका मकसद एकमात्र है, अप्रवासी विदेशी घुसपैठिए इनको बाहर करना है। यह पूरी की पूरी कवायद है दोस्तों। आज अगर मोदी सरकार एनआरसी लागू करती ना, तो ये लोग पहुंच जाते कोर्ट। अब पता नहीं कोर्ट भी क्या देता, मगर ये तो अधिकार है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग किस अधिकार, किस संवैधानिक अधिकार के तहत ये काम कर रहा है। अब ये खास क्यों है, ये जानना चाहते हैं ना। ये इतना विशिष्ट क्यों हो गया, इसमें इतनी दहशत क्यों पैदा हो गई लोगों में कि हम तो अब बर्बाद हो जाएंगे। जो विदेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो क्यों सोच रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे। इसकी जानकारी मैं देता हूं, लेकिन जरा राहुल गांधी का एंगल भी दिखा देता हूं। राहुल गांधी लगातार दोस्तों, लगातार चुनाव आयोग पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। कुछ भी लगा रहे हैं, चुनाव आयोग बोलता है ठीक है आइए, नहीं जाते। आरोप लगाओ और भाग जाओ। अभी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इन्होंने यह आरोप लगाया कि मतदाता सूची में फर्जी चुनाव कराए गए, फर्जी मतदाता डाल दिए गए। और इस मुद्दे पर दोस्तों लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाते रहे हैं। मतलब अगर सही मायने में कहें तो भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं। वो चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक रहता है, कहीं हार गए तो सीधे अटैक चुनाव आयोग पर करते हैं। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट भी लोग पहुंचे, वहां याचिका खत्म कर दी गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि अगर इनकी बात कोई सुन भी ले तो ये विजेता की तरह आते हैं, और सब जगह खारिज हो जाए तो फिर ये आरोप लगाने लगते हैं। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों कि चुनाव आयोग ने इसको इनकार नहीं किया। बोला ठीक है, मैं आपको सबूत देता हूं, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी मतदाता ऐड कर दिए गए, देता हूं, आइए ना, देता हूं, दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि जरा राहुल गांधी को तबीयत से हिसाब दिया जाए, और इसीलिए इंटेंसिव रिवीजन के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि बिहार हो, बंगाल हो या भारत के किसी भी राज्य में लोकसभा चुनाव में अब कोई सवाल खड़ा ना कर सके। और यहीं आकर ये लोग फंस गए, और इसीलिए ये लोग अब विरोध करने लगे। उसमें कांग्रेस ही नहीं, सारे वामपंथी विरोध कर रहे हैं, टीएमसी विरोध कर रही है। सभी ये पार्टियां जिनको लगता है कि नहीं ये तुष्टीकरण वाले वोटर कहीं चले ना जाएं, वो सब के सब विरोध कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया, अब नहीं रुकेगा। ये उनके पास संवैधानिक अधिकार है। और आपको बताऊं कि ये जो बिहार है ना, वहां 25 जून से शुरू हो गया है, और ये 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही ये समाप्त होगा। अभी बिहार से शुरू होगा, इसके बाद बंगाल और बाकी राज्यों में, और लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में होगा दोस्तों। अब ये खास क्यों है, ये जानना चाहते हैं ना, जरा समझिए, बड़े प्रेम से समझिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी कहानी है। पहली बात तो ये है कि ये 22 साल बाद हो रहा है। आखिरी बार ये काम 2003 में हुआ था। इस संबंध में चुनाव आयोग ने एक बहुत ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एक एक घर में जाकर के दोस्तों, एक एक घर में जो बीएलओ होते हैं अधिकारी, वो घर घर पहुंचेंगे, प्रॉपर फॉर्म जमा कराएंगे, उसको ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं, एक एक चीज पारदर्शिता के साथ। अब इसमें जरा कुछ पेचीदगियों को समझिए। 1 जुलाई 1987 इसमें कहा गया है कि अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले किसी ने जन्म लिया है तो उनको कुछ भी दिखाना पड़ेगा, एक कोई भी वैध दस्तावेज दिखाइए, काम चल जाएगा। 1987 से 2004 के बीच अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो अपना तो दिखाएगा ही, साथ में मां बाप का भी एक वैध दस्तावेज दिखाएगा। ये मान लिया जाएगा कि ये भारत का नागरिक है। लेकिन 2 दिसंबर 2004 के बाद दोस्तों, बड़े गौर से सुनिए, भारत में जन्मे मतदाताओं को अपने माता पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा।
अगर इनमें से यानी मां बाप में से कोई भी एक भारतीय नहीं है तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता पिता का वैध पासपोर्ट वीजा की सेल्फ अटेस्टेड प्रति देनी होगी। और जो दस्तावेज मान्य होंगे ना, उसको गौर से सुनिए। ये जो लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बना लेते हैं ना, अब वो नहीं चलने वाला है। क्या क्या है मैं जरा आपको बताता हूं। कोई भी पहचान पत्र जिसमें केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों अथवा पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश हो। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी की गई कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU किसी के द्वारा कोई भी दस्तावेज हो। जन्म प्रमाण पत्र, ध्यान से सुनिए, पासपोर्ट, किसी भी स्कूल, कॉलेज, जो बोर्ड होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनके द्वारा जारी किया गया कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, OBC, SC, ST जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र। अब आप सोचिए इसमें कितनी बड़ी बात है कि जो लोग 2004 के बाद करोड़ों की संख्या में मतदाता बन गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2-4 हज़ार रुपये घूस दिए कहीं, तुरंत जाकर आधार कार्ड बना लिया, तुरंत जाकर पैन कार्ड बना लिया, और फिर वो वोटिंग कार्ड बना लेते हैं कि भैया मैं तो वोटर हो गया। अब वो वोटर कार्ड से काम नहीं चलेगा, वो वोटर कार्ड अमान्य हो गया। अब चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि ये हम कर रहेंगे। अब सारे लोग पीछे पड़ गए हैं। पता है क्या कह रहे हैं? भाई जो 2003 में हुआ था इंटेंसिव रिवीजन, उसको 2 साल लगे थे करने में, आप 1 महीने में कैसे कर लेंगे? चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई अब समय नहीं बदला क्या, हम कर लेंगे। और चुनाव आयोग ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं। आयोग ने बताया कि उनके पास पहले से ही 77,895 बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO मौजूद हैं। 20,603 नए केंद्रों के लिए अतिरिक्त BLO की नियुक्ति की जा रही है। और इतना ही नहीं, 1 लाख से अधिक स्वयं सेवक भी नियुक्त किए गए हैं, जो बुजुर्ग हों, बीमार हों, दिव्यांग हों, गरीब हों, अन्य जरूरतमंद समूहों की सहायता करेंगे ताकि कोई भी वंचित ना रह सके। और मैं पढ़ रहा था दोस्तों, इनकी नीयत आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है कि अगर कोई भी भूल चूक से भी छूट जाए तो उसको हर लेवल पर कहीं ना कहीं ये मौका दिया जाएगा कि वो कोशिश कर सके कि वो अपना नाम, अपना पहचान पत्र बना सके। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये इतना इंटेंसिव रिवीजन है कि अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया है, अगर कोई रोहिंग्या है, तो वो नहीं बना पाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये काम अगर मोदी सरकार करती ना तो ये सारे बिलबिला पड़ते, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, हाई कोर्ट पहुंच जाते, तमाम तरीके के लिटिगेशंस लगाते, बोलते ये तो क्या हो रहा है। अब ये काम चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग को जानते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग को संविधान ने अधिकार दिया है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, उसके तहत यह अधिकार दिया गया है। मैं जरा आपको पढ़ता हूं कुछ अनुच्छेद। संविधान का अनुच्छेद 324(1) के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने, उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। अब आगे पढ़िए, ये नेहरू ने जो कानून बनाया होगा उसी का है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसकी धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग किसी भी समय, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल रिवीजन का निर्देश उस तरीके से दे सकता है जैसा वो उचित समझे। और सुनिए, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, इसके अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षेप में या आंशिक रूप से संक्षेप में किया जा सकता है, जैसा भी चुनाव आयोग को ठीक लगे।
और इसी में लिखा है दोस्तों, इंटेंसिव रिवीजन में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है और समरी रिवीजन में मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। और इंटेंसिव रिवीजन की जब मैं बात कर रहा हूं, जो इस बार आदेश दिए गए, इससे पहले कब कब हुआ है जरा सुनिए। 1952 से 1956, 1957, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004 और उसके बाद हुआ ही नहीं। यानी 2004 के बाद चुनाव आयोग ने इंटेंसिव रिवीजन किया ही नहीं। और इस बीच क्या हुआ, मतदाता सूची में भारी फेरबदल, करोड़ों लोग जुट गए जो विदेश से किसी गलत तरीके से आ गए, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, रोहिंग्या हों। उन लोगों ने चंद हजार रुपए लोभ दे करके, या फिर यहां तो वो संस्थाएं भी काम कर रही हैं ना, जो बाहरी लोगों को, घुसपैठियों को शरण दे रही है, वो भारी संख्या में बढ़ गए। अब चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया है दोस्तों, और मानकर चलिए बिहार में, मैंने आपको बताया ना, मैं ज़रा वो देखकर बताता हूँ, 7 करोड़ करीब करीब 90 लाख मतदाता। आप सोचिए, 7 करोड़ 89 लाख मतदाता हैं। इसमें कम से कम 2.25 करोड़ मतदाताओं को इस विशेष जो परीक्षण का काम चल रहा है ना, रिवीजन का, उससे होकर गुजरना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ दोस्तों, कम से कम लाखों की संख्या में जो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की सरकार को प्रभावित करते हैं, उनका नाम हटने वाला है। और बंगाल में तो क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये जो चुनाव आयोग ने फैसला किया है, उसे आप कितना बड़ा मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों भूलिएगा मत, वहाँ भी अपना प्रेम दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।